सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 कंप्लीट किया। बोहर्स इफेक्ट उसमें किसको बोलते हैं याद रखना है, वो भी हमने देखा। O2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो देखा। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की कि CO2 अब कैसे ट्रांसफ़र होता है। अब हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है वो 100 ml ब्लड में कितना होता है, 20 ml ऑफ O2 होता है, राइट। सिमिलरली CO2 की अगर हम बात करें तो वो कितना होता है, 100 ml पे 3.7 ml ऑफ CO2 होता है एवरेज, या 4 भी ले सकते हैं पर 100 ml। 100 ml पे 100 ml ऑफ ब्लड पे 3.4 या 4 भी ले सकते हैं एवरेज में ml CO2। नाउ CO2 जो है वो मोर सोल्यूबल होता है देन O2, तो उसकी सोल्यूबिलिटी मोर होती है, इसीलिए वो ज़्यादा घुलेगा अच्छे से, ज़्यादा घुलता है अच्छे से, मोर सोल्यूबल है। तो कितना घुलेगा, ये प्लाज्मा में कितना घुलता है, जैसे हमने O2 का देखा था 97 एंड 3%, ऐसे था ना, 3% प्लाज्मा है, 97 एंड 97 वो जुड़ेगा हेमोग्लोबिन के साथ। तो सिमिलरली CO2 का कैसे होता है, CO2 7% प्लाज्मा में जुड़ता है, 7%, क्योंकि ये मोर सोल्यूबल है तो O2 से ज़्यादा ये घुलेगा, तो 7% तक ये प्लाज्मा के साथ घुलता है। अब ये HP के साथ, हेमोग्लोबिन के साथ पूरा जुड़ता है, बट उसमें भी दो पार्ट्स हैं, हेम और ग्लोबिन हमने देखा था। तो ये ग्लोबिन पार्ट के साथ जुड़ता है, और ग्लोबिन मीन्स क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है। तो इसीलिए जब ये उसके साथ जुड़ेगा तो क्या फॉर्म करेगा, कार्ब अमाइनो, क्या फॉर्म करेगा, कार्ब अमाइनो एसिड का मतलब नो नॉट एसिड, कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। हमने देखा था ना लास्ट लेक्चर में, जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जब मोनो ऑक्साइड के साथ जुड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ेगा, तब क्या बनेगा, ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। एंड जब ये CO2 के साथ जुड़ रहा है बट ग्लोबिन पार्ट, और ग्लोबिन पार्ट अमाइनो है, देयरफॉर ये क्या फॉर्म करेगा, कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। वो कितना फॉर्म करता है, कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन 23 to 25%। और बाकी का जो है, अब कितना हुआ, 7 एंड दिस 23% हुआ। बाकी का जो 70% है, मेजॉरिटी है, वो कैसे निकलता है, गोज एज अ बायकार्बोनेट जैसा निकल जाता है, या बायकार्बोनेट बन के निकलेगा। कैसे, अब हम डिटेल में देखने वाले हैं, बट ये याद रखो कि जैसे ऑक्सीजन प्लाज्मा एंड हेमोग्लोबिन है, CO2 प्लाज्मा है इन फॉर्म ऑफ बायकार्बोनेट एंड ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। तो इन तीन फॉर्म में 7%, 20 to 25, 23 to 25 कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन, और बायकार्बोनेट जो है वो बाकी के 70%, ऐसे ही निकलेगा। नाउ अभी हमने देखा कि CO2 जो है वो कितना होता है, 100 ml ब्लड पे 3.4 ml तक नियर अबाउट। ये भी याद रखना है कि 7% वाला जो है प्लाज्मा में वो घुल जाएगा, और बाकी का जो 70% है वो बायकार्बोनेट फॉर्म में रहता है, वो घुलता नहीं है, बायकार्बोनेट फॉर्म में है। ओके, रिमेंबर। अब HB और CO2 की दोस्ती, हेमोग्लोबिन और CO2 की दोस्ती कहाँ ज़्यादा होगी, लंग्स में या टिश्यू में? ऑब्वियसली टिश्यू में होगी, क्योंकि वहाँ पे ही इनका प्रोसेस होना है, टिश्यू में। क्योंकि लंग्स में एल्वियोलाई लेवल पर तो ऑक्सीजन का प्रोसेस हो रहा है, हमने जैसे देखा ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा। और एक चीज़ हमको ये भी पता है, अगर ऐसा है टिश्यू लेवल पे CO2 हेमोग्लोबिन जुड़ेंगे तो पार्शियल प्रेशर टिश्यू लेवल पे CO2 का ज़्यादा होता है,
देन O2, मतलब PCO2 जो है इज मोर देन PO2। कहाँ पे? टिश्यू लेवल पे। ये हमने पूरा चार्ट में देखा है अभी, तो वो याद करो फिर से कि पार्शियल प्रेशर टिश्यू लेवल पे CO2 का ज़्यादा होता है। नाउ सपोज एक टिश्यू है, RBC है और प्लाज्मा है। आई कैन ड्रॉ हियर, ये टिश्यू है सपोज कोई, ये RBC है, यहाँ प्लाज्मा प्रेजेंट है। अब टिश्यू में क्या है? टिश्यू में CO2 प्रेजेंट है। नाउ CO2 प्रेजेंट है, टिश्यू है, RBC है, प्लाज्मा है। ओके, नाउ ये CO2 है, 7% प्लाज्मा में है, CO2 निकली 7% तक, कहाँ आ गई? यहाँ आ गई प्लाज्मा में, यहाँ प्लाज्मा है। बाकी की जो 93% है वो सारी CO2 कहाँ चली गई? RBC में। पूरी 93% चली गई RBC में CO2। वहां पे RBC में क्या होगा? अब RBC में एक एंजाइम रहता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम बहुत फास्टेस्ट एंजाइम होता है जो क्या करेगा? CO2 को H2O के साथ जोड़ेगा, CO2 को H2O के साथ जोड़ेगा, CO2 प्लस H2O के साथ जोड़ेगा और क्या फॉर्म करेगा? कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा, H2CO3। जैसे ही H2CO3 फॉर्म होगा तुरंत वो ही एंजाइम अगेन उसको ब्रेक करेगा इनटू H प्लस आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयंस HCO3। आयंस अलग हो जाएंगे और बाइकार्बोनेट जो है वो अलग हो जाएगा। ये सब अभी RBC में हो रहा है। क्या हुआ? CO2 आया, 7% प्लाज्मा में गया, बाकी का 93% RBC में गया। CO2 को वाटर से किसने जोड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम RBC में प्रेजेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस एंजाइम ने उसको कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट किया और कार्बोनिक एसिड को अगेन ब्रेक करके बाइकार्बोनेट और H प्लस आयंस में डिवाइड कर दिया। अब H प्लस आयंस में डिवाइड कर दिया, बट बाइकार्बोनेट्स को तो प्लाज्मा में जाना है। मैंने पहले ही बताया बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो 70% वो प्लाज्मा में। बाइकार्बोनेट्स RBC के थ्रू नहीं जा सकते, वो प्लाज्मा के थ्रू जाएंगे। तो अब उन बाइकार्बोनेट्स को प्लाज्मा में आना है, HCO3 को, तो ये बाहर आ जाएगा यहाँ से HCO3 बाहर आ गया। HCO3 बाहर आ गया, H प्लस आयन है, HCO3 नेगेटिव साइन है, तो HCO3 बाहर आ गया। एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया RBC के अंदर, तो एक नेगेटिव चार्ज भेजना पड़ेगा उसको न्यूट्रल करने के लिए। अब प्लाज्मा में जो प्रेजेंट है, प्लाज्मा में, इन प्लाज्मा कहीं ना कहीं 1% तक प्लाज्मा का वो जो 1% कोई भी इनऑर्गेनिक पार्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं 1% में KCl, NaCl ये सब घूम रहे हैं प्लाज्मा में। तो अब उसमें से सपोज NaCl यहाँ है, NaCl है, NaCl क्या होगा? NaCl ब्रेक होगा Na प्लस Cl, Cl माइनस Na प्लस। तो ये Cl जो है नेगेटिव को न्यूट्रल करने के लिए अंदर चला जाएगा, ये उसको न्यूट्रल करेगा और ये Na इस बाइकार्बोनेट के साथ जुड़ जाएगा। मतलब अभी ये बाइकार्बोनेट जो प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट है और ये वो 70% बाइकार्बोनेट है जो हमने यहाँ पे देखा, दिस 70% सो बाइकार्बोनेट। समझ रहा है? नेगेटिव चार्ज को भी बैलेंस किया, क्लोरीन अंदर गया न्यूट्रल करने के लिए चार्ज को, और ये सोडियम के साथ जुड़ के सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आ गया इन प्लाज्मा
विथ 1 क्लोराइड आयन फ्रॉम प्लाज्मा इन आरबीसी। ठीक है, मतलब विथ एवरी 1 बाइकार्बोनेट फ्रॉम आरबीसी इनटू प्लाज्मा किसके साथ एक्सचेंज हुआ है? 1 क्लोराइड आयन फ्रॉम प्लाज्मा इन आरबीसी। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट 1। क्लोरीन का शिफ्ट हुआ ना, दिस इज कॉल्ड, मैं लिखवाऊंगी आगे बट अभी समझ लो, क्लोराइड शिफ्ट 1 बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट 1। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, याद रखना है, इसको बोलते हैं हैमबर्गर्स फेनोमेनॉन। क्लोराइड शिफ्ट 1 को ही बोलते हैं हैमबर्गर्स फेनोमेनॉन। इतना क्लियर है सबको? नाउ लेट्स सी फर्दर। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना कि ब्लड जो टिश्यू पे पहुँच रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है। ये तो टिश्यू में प्रेजेंट है, बट यहाँ पर जो ब्लड आता है टिश्यू तक वो कैसा आता है? ऑक्सीजनेटेड आता है। मतलब उसमें बहुत सारा ऑक्सी हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। वो टिश्यू के लेवल पे आके फिर टूटेगा और वहाँ पे टिश्यूज को ऑक्सीजन देगा, राइट? जो हमने पूरा प्रोसेस देखा था कि यहाँ से वो ऑक्सीजनेट होके टिश्यू में आएगा। तो जब टिश्यू यहाँ पे आएगा वो, उसमें बहुत सारा ये होगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ समझने के लिए ओनली। हाँ, तो बहुत सारा यहाँ ऑक्सी हेमोग्लोबिन होगा। कैसे लिखते हैं हम? हेमोग्लोबिन O2-4। हाँ, ऑक्सी हेमोग्लोबिन होगा। यहाँ पे टिश्यू लेवल पे आके वो ब्रेक होता है, तो ये ब्रेक हो जाएगा HB एंड O2 में। HB और O2 में ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन दे देगा। यहाँ पे क्या है? H+ आयन रह गया है, बाइकार्बोनेट्स बाहर आ गए हैं, बराबर? ओनली H+ आयन्स रह गए हैं, बाकी का बाहर आ गया है। अब ये O2 ब्रेक हो गया, O2 टिश्यूज में चला जाएगा, तो ये जो HB हैं और ये H+ आयन्स ये दोनों जुड़ जाएंगे HHB, और ये क्या फॉर्म हुआ? कार्बन अमाइनो हेमोग्लोबिन। कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन ऐसे यहाँ पे आके फॉर्म हो जाता है, जो 23% वाला है। HBB मतलब क्या हुआ? क्या फॉर्म हो गया हमारा? कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। मतलब जो 97% आया था उसमें से कुछ CO2 जो है वो बाहर निकल गया इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। सारा CO2 नहीं निकलता है, कुछ जो है वो डायरेक्टली इस अमाइनो एसिड के ग्लोबिन हेमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप के साथ जुड़ जाता है हेमोग्लोबिन, और आयंस भी जुड़ेंगे और ये मिला के फॉर्म करते हैं कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन विच इज 23%। और अब ये ब्लड जो है ये जाता है इन लंग्स, टिश्यू से अब लंग्स में जाएगा। लंग्स में प्रोसेस होता है, हमको पता है ना। और यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है कि O2 तो बाहर निकल जाएगा, O2 टिश्यू पे चला जाएगा। तो यही तो बोहर्स इफेक्ट है कि जब CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तब क्या होता है? O2 जो है वो बाहर निकलता है। याद है? अगर बोहर्स इफेक्ट याद आ रहा होगा तो वो ऐसे होगा। तो ये बोहर्स इफेक्ट है। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ पे सब क्लियर है? यहाँ पे कार्ब अमाइनो फॉर्म हो गया है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, यहाँ पे 7% इन प्लाज्मा प्रेजेंट है, यहाँ पे HBB फॉर्म हुआ है, ये भी याद रखना है। सो अब यहाँ से अब वो पूरा प्रोसेस होगा, टिश्यू से कहाँ जाएगा? फिर टिश्यू से निकल रहा है तो किसके थ्रू जाएगा? आर्टरी होगी या वेन होगा? लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा है, वेन से निकलेगा, फिर राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, वहाँ से फिर पल्मोनरी आर्टरी फॉर्म होगी एल्वियोलाई लेवल पे। जब एल्वियोलाई होगा पल्मोनरी आर्टरी, जब ये ऑक्सीजनेट हो जाएगा तो पल्मोनरी वेन बन जाएगा, फिर देन एओर्टा से फिर टिश्यू में आएगा। वो प्रोसेस पूरा याद होना चाहिए। अब ये कहाँ जाएगा? अब ये ब्लड जाएगा एल्वियोलाई में, तो अब हम वहाँ की बात करेंगे। लेट्स सी नाउ, ये एल्वियोलाई पे आएगा ये ब्लड, ये पल्मोनरी आर्टरी।
अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। सपोज अब इसमें एल्वियोलाई में खूब सारा O2 रिच एयर आ रहा है, बहुत सारा O2 इसमें आ रहा है एयर से। अब ये वाली ही आरबीसी यहाँ आई है ब्लड में सपोज। अब इसमें क्या है, इस आरबीसी में क्या क्या प्रेजेंट है? अब बहुत सारा, इसमें खूब सारा CO2 है, इस ब्लड में CO2 है, बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं, प्लाज्मा में इसके CO2 प्रेजेंट है जो 7% हमने देखा। उसके बाद इसमें कुछ कार्बन जो है वो कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन फॉर्म कर चुका है, और कुछ बहुत सारे H+ आयंस वाले HB भी इसमें फॉर्म हुए हैं। तो इतना मटेरियल इसमें यहाँ प्रेजेंट है हमारे पास इन आरबीसी एंड इन प्लाज्मा, इतना बहुत सारा CO2 है। अब जैसे ही हेमोग्लोबिन ने देखा कि O2 है, उसने कार्बन को छोड़ दिया। हमने देखा है कि कार्बन के साथ उसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा है, पता है। तो जैसे ही हेमोग्लोबिन ने देखा O2 है, उसने कार्बन को छोड़ दिया, मतलब कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन जो है वो ब्रेक हो गया, O2 अंदर आ गया, क्या फॉर्म कर जाएगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म कर जाएगा, HbO2 फॉर्म हो जाएगा, कार्ब अमाइनो ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे कार्ब अमाइनो ब्रेक, CO2 बाहर, O2 अंदर, O2 अंदर, और जितना भी स्पेस होगा 21 to 25% उतना ये कार्बन, उतना ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म कर लेगा। जितने भी हेमोग्लोबिन उसको कार्ब अमाइनो से मिलेंगे उतना ऑक्सीजन ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म कर लेगा। अब ये जो 7% है जो प्लाज्मा में घुले हुए हैं, वो CO2 यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली निकल जाएगा। CO2 वो प्लाज्मा सोल्यूबल है तो वो डायरेक्टली खुद ही निकल जाएगा। अब यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स है, उसमें भी हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। बाइकार्बोनेट्स में हेमोग्लोबिन बाइकार्बोनेट्स में H+ आयंस है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे HBB भी प्रेजेंट है, अभी भी आरबीसी में HBB भी ट्रैप्ड है और बाइकार्बोनेट्स भी यहाँ अटके हुए हैं, दोनों हैं। अभी कार्ब अमाइनो क्लियर हो गया, कार्ब अमाइनो हमारा क्लियर हो गया, 7% प्लाज्मा का क्लियर हो गया, बट यहाँ पे अभी भी 70% बाइकार्बोनेट है और यहाँ पे HBB प्रेजेंट है, हेमोग्लोबिन के साथ H आयंस जुड़े हुए हैं। तो अब वो HBB चाहते हैं कि हम ऑक्सीजन के साथ जुड़ें, उनको भी वो है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रोसेस हुआ है फिर से वो पूरा उल्टा होगा, मतलब HCO3 बाइकार्बोनेट जो बाहर है ये अंदर जाएगा, HCO3 अंदर जाएगा, उस H+ और HBB जो है उसमें से H+ आयंस के साथ जुड़ जाएगा, सेम वही, और HB अलग हो जाएगा, आयन अलग हो जाएंगे, HB अलग हो जाएगा, HB फिर से ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और ये बाइकार्बोनेट H आयन के साथ जुड़ेगा, फिर से H2CO3 फॉर्म होगा, उल्टा प्रोसेस, फिर से डिवाइड करेगा CO2 और H2O में, और ऐसे CO2 अलग होके बाहर निकल जाएगा। आ रहा है समझ में? जो प्रोसेस हुआ था, बाइकार्बोनेट बाहर निकला था, वो ही फिर से उल्टा होगा। बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड ब्रेक इनटू CO2 एंड H2O और CO2 बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे मतलब सारा CO2 बाहर निकल गया, 7% प्लाज्मा का कार्ब अमाइनो एसिड एंड नाउ फ्रॉम बाइकार्बोनेट्स ऑल्सो CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। एक चीज याद रखो, जब HB ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तब H+ आयंस उससे अलग हो गए। H+ आयंस मतलब रिलीज हुए, मतलब प्रोटॉन्स रिलीज हुए, तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या हुआ? ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है वो हाईली एसिडिक है। प्रोटॉन रिलीज होते हैं तो एसिडिक और बेसिक होता है, एसिडिक होता है, तो ऐसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन इज हाईली एसिडिक ऑल्सो। तो ऐसे होता है रिली ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है कंप्लीट CO2। फर्स्ट यू नोट दिस डाउन, फिर हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे दैट अफेक्ट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ओके, सो
फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ CO2, CO2 के बाइंडिंग को जो अफेक्ट करते हैं, नॉट टू ट्रांसपोर्ट, बाइंडिंग ऑफ CO2 को क्या क्या अफेक्ट करता है। लास्ट स्लाइड में वो जो रिएक्शंस लिखे थे आई होप आपने नोट कर लिए होंगे, मैंने एक्सप्लेन तो किया सब कुछ, वो रीड करना रह गया। तो यही था उसमें, वहाँ पे CO2 + H2 होगा तो कार्बोनिक अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होगा तो कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा एंड देन उसको बाइकार्बोनेट और आयन में ब्रेक करेगा। फिर से वही उल्टा होगा। एक चीज़ यहाँ याद रखनी है कि ये जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये आरबीसी में प्रेजेंट होता है, बट ये बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा ऑल्सो, तभी तो वो वापस अंदर जाता है और फिर से वो रिएक्शन करता है। बट अगर ऑप्शन में दोनों आता है प्लाज्मा एंड आरबीसी तो उसको टिक करना है। मेजर इन आरबीसी होता है, ओनली आरबीसी आता है तो आरबीसी पे टिक करना है। अगर दोनों आते हैं तो वो भी आ सकता है इन ऑप्शन, रेयर आएगा, लिटिल प्रेजेंट होता है क्योंकि इन प्लाज्मा। अब फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द बाइंडिंग ऑफ CO2 क्या क्या है, टिश्यू में क्या है, इन टिश्यू लेवल की अगर बात करें तो कैसे होगा, जब CO2 हाई होगा एंड O2 लो होगा। इन टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग मोर CO2 विथ हेमोग्लोबिन, ये रिस्पॉन्सिबल है हेमोग्लोबिन और CO2 के बाइंडिंग के लिए। पार्शियल प्रेशर उनका, जिसमें क्या होगा HbCO2 के साथ जुड़ेगा, HbCO2 फॉर्म करेगा कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। अब एल्वियोलाई के लेवल पे बात करें, ये टिश्यू में हुआ, एल्वियोलाई में इसका उल्टा होता है, CO2 लो होता है, पार्शियल प्रेशर O2 का हाई होता है इन एल्वियोलाई, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोल्यूशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन से फिर कार्बन अलग होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये पार्शियल प्रेशर, जिसमें से फिर Hb से CO2 अगेन अलग हो जाएगा और फिर वो बाहर निकल जाएगा। अब हेल्डन इफेक्ट क्या है, व्हाट इज हेल्डन इफेक्ट, ऑक्सी हेमोग्लोबिन जैसे मैंने बताया एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एसिड की तरह फॉर्म स्ट्रॉन्ग एक्ट करेगा क्योंकि एज मोर एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म मोर H+ आयन रिलीज मेक्स ब्लड एसिडिक, जितना वो हेमोग्लोबिन आयन से अलग होके ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म करेगा, उतने H+ आयन्स उससे अलग होंगे, उतना प्रोटॉन रिलीज होगा, उतना वो मेक्स द ब्लड एसिडिक, उतना वो एसिडिक बनाएगा। H+ आयन प्लस HCO3 प्लस H2O प्लस CO2, इन लंग्स में ये प्रोसेस हो रहा है। अब आयन्स और बाइकार्बोनेट से अब मोर ऑक्सीजन ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म होगा, मोर CO2 एक्सेल होगा, ये भी कॉमन है, पता है। अब भी मतलब ये सब किस पे रिलेटेड है, एक तो इन टिश्यू लेवल पे रिलेटेड है, इन एल्वियोलाई, उसके बाद हेल्डन्स इफेक्ट है रिलेटेड टू CO2 ट्रांसपोर्ट एट एल्वियोलार लेवल पे, CO2 ट्रांसपोर्ट पे ये पूरा प्रोसेस रिलेटेड है। अब जो मैंने बताया क्लोरीन शिफ्ट, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन शिफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैमबर्गर्स फेनोमेनन, मतलब वो क्या है, HCO3 रिलीज्ड, HCO3 जो बाइकार्बोनेट रिलीज हुआ है वो कहाँ आएगा, कम्स इन प्लाज्मा फ्रॉम आरबीसी, और प्लाज्मा में से क्या आ जाएगा, Cl क्लोरीन मूव्स फ्रॉम प्लाज्मा इनटू आरबीसी, उस बैलेंस करने के लिए, उसको बोलते हैं क्लोरीन शिफ्ट और हैमबर्गर्स फेनोमेनन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। यू नोट दिस डाउन, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।